हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिविटी, रेडियो सक्रियता, रेडियो धर्मिता नाम से ये चैप्टर है। इसके बारे में हम सबसे पहले बेसिक जानकारी कुछ जान लेते हैं जो पॉइंट आपके ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको मदद करेगी। पहला कि इसकी खोज किसने की थी, तो खोज की है एंटोनी हेनरी बैकुरल ने। पॉपुलर नाम है, आप तो जानते ही होंगे इन्हें। 1896 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी कुछ यूनिट्स के बारे में जान लेते हैं, यानी कि मात्रक। हमारे मात्रक, सबसे पहला बहुत फेमस मात्रक क्यूरी। दूसरा आपका एक और फेमस मात्रक है बैकुरल। तीसरा आपका एक और मात्रक है जो कि रदरफोर्ड। तीनों ही साइंटिस्ट हैं, आप जानते हैं, इनके नाम से परिचित होंगे बहुत अच्छे से। क्यूरी को CI से दिखाते हैं, बैकुरल को BQ से दिखाते हैं, रदरफोर्ड को आप RD से दिखाते हैं। इसमें से क्यूरी जो मात्रक है ये आपका CGS मात्रक में आएगा। CGS ये आप जान ही रहे होंगे। बैकुरल जो है ये आपका SI यूनिट है और रदरफोर्ड नॉर्मल यूनिट है। अब यहाँ पे समझते हैं कि इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है। तो सबसे बड़ा जो है वो क्यूरी है। ये लगभग 37 बिलियन यानी कि 3.7 इंटू 10⁻10 बैकुरल के इक्वल होता है। और सबसे छोटा जो मात्रक है वो बैकुरल ही है। और रदरफोर्ड जो होता है वो लगभग 10⁻6 बैकुरल के इक्वल होता है। तो आप इसमें से थोड़ा जानकारी जानी गए। 3 मात्रक हैं, क्यूरी, बैकुरल, रदरफोर्ड। क्यूरी जो है वो CGS मात्रक है, बैकुरल जो है वो SI मात्रक है। और रदरफोर्ड आपका नॉर्मल यूज़ में आने वाला मात्रक है, लेकिन सबसे ज़्यादा यूज़ में क्यूरी आता है। 10⁻6 बैकुरल के इक्वल होता है रदरफोर्ड। तो आपके ऑप्शनल क्वेश्चन में जब ये तीनों मात्रक दिखें तो उसमें आप लोग कंफ्यूज ना हो, ये तीनों ही आपके रेडियो एक्टिविटी के ही मात्रक हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रेडियो एक्टिविटी के मापन के लिए एक यंत्र आता है जिसे हम लोग गीजर काउंटर के नाम से जानते हैं। गीजर काउंटर्स। तो आपसे पूछा जाए कि रेडियो एक्टिविटी का हम लोग मापन किससे करते हैं, तो गीजर काउंटर से कहते हैं। हमने ये बेसिक जानकारी अब जान ही ली है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हम समझते हैं रेडियो एक्टिविटी है क्या। चलिए समझते हैं। ये अधिकतर भारी नाभिकों में ही पाया जाता है। नाभिक तो आप जान ही रहे होंगे। परमाणु के बीचों बीच पाया जाने वाला परमाणु का सबसे भारी भाग नाभिक कहलाता है। भारी नाभिकों में देखने को ये मिलता है। होता क्या है ये, तो ये हम मान लेते हैं एक एटम है, इसके ये सेल्स हैं, ये हमारा हो गया न्यूक्लियस। तो जितने भी रेडियो एक्टिव हमारे मैटर होते हैं या पदार्थ होते हैं वो अपने नाभिकों से लगातार कई प्रकार की किरणें निकालते हैं। इनमें से आप कुछ के नाम जानते रहिए, अल्फ़ा, बीटा एंड और गामा। तो आप क्या समझे, रेडियो सक्रियता के बारे में आप सबसे पहले समझिए। कुछ पदार्थ होते हैं या कुछ तत्व होते हैं जो अपने नाभिकों से लगातार अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें निकालते हैं या उत्सर्जित करते हैं। ऐसे तत्वों या ऐसे पदार्थों को हम लोग रेडियो सक्रिय तत्व या रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। और इस पूरी घटना में हुआ क्या है, नाभिक से अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणों का क्या हुआ है, उत्सर्जन हुआ है। इसे ही हम लोग रेडियो सक्रियता कहते हैं, इस पूरी घटना को। ठीक है, फिर समझते हैं रेडियो सक्रियता क्या है। रेडियो सक्रियता एक घटना है जिसमें भारी नाभिकों द्वारा अल्फ़ा, बीटा, गामा किरणें स्वतः ही निकलती हैं, ऑटोमेटिक। ठीक है,
ये कृत्रिम तरीके से भी होती है, लेकिन आपको प्राकृतिक ही समझना है। तो कुछ पदार्थ होते हैं जो अल्फ़ा बीटा और गामा किरणें निकालते हैं। ऐसे पदार्थों को हम लोग रेडियो सक्रिय पदार्थ कहते हैं। कैसे पदार्थ? रेडियो सक्रिय पदार्थ। और रेडियो सक्रिय पदार्थ से अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों का निकलना क्या कहलाता है? रेडियो एक्टिवता कहलाता है। इसकी खोज किसने की है ये हम जान ही चुके हैं। अच्छा, एंटोनी हेनरी बैकुरल ने इसकी खोज यूरेनियम पदार्थ से की थी। यूरेनियम 92-238 आपको याद ही होगा। इन्होंने 92-200 इसमें इन्होंने अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों को निकलते हुए देखा था। तो यहाँ से खोज हुई है इसकी। आगे बढ़ते हैं। जब हेनरी बैकुरल ने ये खोज कर ली तो उसके पश्चात और भी कई सारे तत्व देखने को मिले, जैसे पोलोनियम हो गया, कुछ और तत्व भी देखने को मिले। इसके बाद कई सारे तत्व और भी पता चले कि और भी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। यहाँ पे यूरेनियम है, पोलोनियम है और भी कई सारे तत्व। उसके बाद कुछ समय बाद मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 में एक तत्व की खोज की जिसे हम लोग रेडियम तत्व कहते हैं, और इन्हें इसके लिए 1903 में नोबेल भी मिला है। तो हम लोग फिर से रिवाइज करते हैं जल्दी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? एंटोनी हेनरी बैकुरल ने 1896 में। मात्रक क्यूरी, बैकुरल, रदरफोर्ड, सबसे बड़ा क्यूरी, सबसे छोटा बैकुरल। और आगे बढ़ते हैं तो क्यूरी जो है वो एक क्यूरी जो होता है वो 37 बिलियन बैकुरल के बराबर होता है। अब आगे इसको मापने के लिए कुछ यंत्र, एक फेमस यंत्र है गीजर काउंटर। रेडियो सक्रियता होती क्या है? भारी नाभिकों से अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन होता है। इस घटना को ही हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। वे पदार्थ जिनसे ये किरणें निकलती हैं। ये रेडियम तत्व की जब खोज हुई तो इसके बारे में ये पता चला कि ये यूरेनियम से 10 लाख गुना ज़्यादा रेडियो सक्रिय है। चलिए अब हम पढ़ेंगे इससे रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट किया है रदरफोर्ड साहब ने, उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। रुक दो। रेडियो सक्रियता से संबंधित रदरफोर्ड के नियम को अब देखते हैं। रेडियो सक्रियता से संबंधित रदरफोर्ड का ये कुछ एक्सपेरिमेंट है। नियम ना कहकर इसे हम एक्सपेरिमेंट कहेंगे, क्योंकि अभी हम इनका व्यंजक पढ़ेंगे। रदरफोर्ड और सोडी का एक व्यंजक आया था, उसे हम लोग पढ़ेंगे। रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट है, प्रेक्षण आप कह सकते हैं इसे। रदरफोर्ड का प्रेक्षण। इन्होंने किया क्या? इन्होंने विद्युत चुम्बकीय प्रभाव में रेडियो सक्रिय तत्वों से निकलने वाली किरणों को उसको चुम्बकीय प्रभाव में रखा, विद्युत चुम्बकीय प्रभाव में, और उसके बाद इन्होंने कुछ अपने निष्कर्ष दिए, उसी के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। चलिए देखिए, इन्होंने क्या किया, एक कांच की मोटी दीवार के बीच रेडियो सक्रिय पदार्थों को रखा। यहाँ पे पदार्थ रख दिया गया। अब ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है तो इसके बारे में आप जान ही चुके हैं कि ये अल्फ़ा बीटा और गामा किरणों का उत्सर्जन करेंगे। और इन्होंने ये रेडियो सक्रिय पदार्थ रखकर यहाँ पर एक धनात्मक प्लेट और एक ऋणात्मक प्लेट लगा दिया। अब यहाँ से आपको पता ही है 3 प्रकार की किरणें निकलेंगी। एक अल्फ़ा निकलेगी, एक बीटा निकलेगी, एक गामा निकलेगी। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो बीटा किरणें क्या हुआ, अल्फ़ा किरणें ये माइनस की ओर आकर्षित हो गई, क्योंकि आपने बहुत पहले से ये चीज़ पढ़ रखा है कि अल्फ़ा पर प्लस चार्ज होता है। अब प्लस चार्ज होगा तो ये माइनस की ओर ही आकर्षित होंगी, लेकिन अभी तो ये खोज चल ही रही है, तो हमें तो अभी हमें पता है, लेकिन उस समय लोगों को ये नहीं पता था।
ये प्लस वाला थोड़ा सा नीचे रखेंगे हम लोग। क्यों, अब इसका भी कारण जानेंगे। प्लस वाला पहले विक्षेपित हो जाएगा थोड़ा। क्यों, देखिए इन्होंने क्या किया, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है और कुछ किरणें क्या हुई, ऐसे आपकी लंबवत ऊपर की ओर चली गई। देखिए समझिए, ये रेडियो सक्रिय पदार्थ है, ये शीशा है, एक तरीके का कांच है, कांच, मोटा कांच की दीवार बनाई गई है। इससे आपकी 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं, कुछ अल्फ़ा होती है, कुछ बीटा होती है, कुछ गामा होती है। जो माइनस की तरफ आकर्षित होगी उसे हम क्या कहेंगे, अल्फ़ा, क्योंकि अल्फ़ा पर धनावेश होता है। आप नॉर्मल से ये सब बातें जानते ही हैं। तो इन्होंने प्रेक्षण में कहा कि एक किरण आई जो माइनस की तरफ आई, उसे हमने अल्फ़ा कह दिया, और एक किरण जो आई वो प्लस की तरफ आई, इसे हमने बीटा कह दिया। लेकिन जो बीटा थी आपकी, वो पहले ही मतलब ज़्यादा विक्षेपित हो जाती है। क्यों, अब ये भी समझते हैं। क्योंकि बीटा जो है वो हल्के कण होते हैं और अल्फ़ा जो होते हैं वो भारी कण होते हैं। तो बीटा को आकर्षित करने के लिए उतनी ज़्यादा पावर की आवश्यकता नहीं है, उतनी ज़्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं है, लेकिन यहाँ पे ज़्यादा आकर्षण बल चाहिए। तो इसी वजह से ये थोड़ा दूर जाकर विक्षेपित होता है और ये पहले ही विक्षेपित हो जाता है। लेकिन गामा किरणें क्यों नहीं विक्षेपित हुई? गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता, इस एक्सपेरिमेंट में ये बताया गया। और वैसे भी आप जानते ही हैं, गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। अल्फ़ा पर क्या आवेश होता है? अल्फ़ा पर +2 का आवेश होता है, ये आप जानते हैं। अगला बीटा पर क्या आवेश होता है? -1 का आवेश होता है। गामा पर कोई आवेश नहीं होता। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये प्रूव किया कि जब हम किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ को विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र में रखते हैं तो उससे 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं। एक वो जो माइनस प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं, एक वो जो धन प्लेट की ओर आकर्षित हो जाती हैं, एक वो जो कि किसी भी प्लेट की ओर विक्षेपित ना होकर सीधी चली जाती हैं। जो माइनस की ओर आकर्षित होगी उसे हम अल्फ़ा कहेंगे, जो प्लस की ओर आकर्षित होगी उसे हम बीटा कहेंगे, और जो नहीं आकर्षित होगी या नहीं विक्षेपित होगी उसे हम गामा कहेंगे। लेकिन बात यह है कि बीटा थोड़ा ज़्यादा विक्षेपित हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये हल्की है। जल्दी विक्षेपित या ज़्यादा विक्षेपित होने का कारण क्या है? इसका हल्कापन है, ये हल्की होती है। और जो अल्फ़ा कण हैं वो थोड़े से भारी होते हैं, तो ये थोड़ा दूर जाकर विक्षेपित होते हैं। अब आगे हम देखते हैं, किसी भी रेडियो एक्टिव, ये नियम, इसका निष्कर्ष सिर्फ यही है कि अल्फ़ा पर प्लस चार्ज होता है, बीटा पर माइनस चार्ज। 3 प्रकार की किरणें निकलती हैं और अल्फ़ा पर प्लस होता है, बीटा पर माइनस होता है और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता। इसी वजह से गामा किरणों को हम लोग गामा फोटॉन भी कहते हैं कभी कभी। गामा फोटॉन, फोटॉन के बारे में आप जान ही रहे हैं। अच्छा, अल्फ़ा किरणें न कहकर इसे, अल्फ़ा और बीटा किरणें न कहकर इसे अल्फ़ा कण कहना ज़्यादा उचित रहेगा। अल्फ़ा या बीटा कण कहना ज़्यादा उचित रहेगा। क्यों? क्योंकि आपने अभी हाल ही में पढ़ा था कि अल्फ़ा कण, कोई भी कण जब गति करता है तो वो तरंगों के तरीके व्यवहार करता है, लेकिन वो एक्चुअल में क्या है? कण ही है। तो इसी वजह से इसे अल्फ़ा कण कहना ज़्यादा सही रहेगा, ना कि तरंग। ठीक है, अब आगे समझते हैं। ये ऑब्जर्वेशन हो गया है। अब इसमें कुछ चीज़ें और हैं कि रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं आपके, वो सिर्फ या तो अल्फ़ा निकालेंगे या तो बीटा किरण निकालेंगे। गामा सभी से निकलेगा, गामा किरणें सभी तत्वों से निकलेंगी, लेकिन अल्फ़ा या बीटा में से कोई एक ही निकलेगा। तो ये तीन चीज़ों की बात कैसे आई फिर? जब अल्फ़ा या बीटा में से सिर्फ एक ही निकलना है तो तीन प्रकार की किरणों की बात कैसे आई? तो हम लोग रेडियो एक्टिव पदार्थ के बारे में बात करते हैं जब ये तीनों की बात करते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ में कोई एक प्रकार का तत्व होता नहीं है, वो कई तत्वों का क्या होता है? मिक्सचर होता है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जब होगा तो उसमें से अल्फ़ा भी निकल सकते हैं, बीटा भी निकलते हैं और गामा भी निकलते हैं। रेडियो एक्टिव पदार्थ में अल्फ़ा, बीटा या गामा निकलते हैं। मान लेते हैं कि बीटा नहीं निकलता है, तब भी
ये विघटित होगा उसके बाद कोई तत्व बनेगा, उससे अल्फा या बीटा निकल सकते हैं। कुल मिलाकर रेडियो एक्टिव तत्व होगा अगर अकेला, तो उससे या तो अल्फ़ा निकलेगा या बीटा निकलेगा। गामा अल्फ़ा के साथ भी निकलता है और बीटा के साथ भी निकलता है, लेकिन रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है तो उसमें अल्फ़ा, बीटा और गामा किरणें तीनों निकलती हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। रदरफोर्ड के प्रेक्षण में सिर्फ नॉर्मल सी बात कही गई है कि रेडियो एक्टिव पदार्थ 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। जो माइनस की ओर आकर्षित होती है वो अल्फ़ा है, जो प्लस की ओर आकर्षित होती है वो बीटा है। बीटा हल्की होती है, गामा किरणों पर कोई भी आवेश नहीं होता। ये नॉर्मल सा प्रेक्षण है। बस इसके आगे हम अभी कंटिन्यू करेंगे।